जिसमें से 1 से लेके 30 तक के जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, और आपके पास 31 से 35 ये जो है असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, और जो लास्ट का है 36 से 40 ये जो है ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमें जो हमें अटेम्प्ट करना है उसको हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ देखिए, आप कह रहे हैं HCF ऑफ 2 नंबर इज 1। HCF 2 नंबर का 1 है। द 2 नंबर आर कॉल्ड रिलेटिवली, तो वो दोनों नंबर क्या हो सकते हैं? तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि HCF जो है वो 2 नंबर का 1 कब आ सकता है? जब कोई भी कॉमन फैक्टर 2 नंबर में नहीं हो। जैसे A और B है, इसका भी कुछ फैक्टर होगा, इसका भी कुछ फैक्टर होगा, लेकिन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होना चाहिए, यही कह रहे हैं। तो देखो HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो आपको क्लियरली पता है कि उसके लिए केस क्या हो सकता है। आप देखो तो इसका केस हो सकता है C, प्राइम एंड को प्राइम, क्योंकि आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और को प्राइम क्या होते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। क्योंकि आपने ये पूरी तरीके से जानते हैं कि प्राइम का जो होता है 1 एंड इटसेल्फ, को प्राइम का भी सेम है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो C पार्ट आंसर है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ C निकालो विद द पेयर ऑफ इक्वेशन। हमारे पास एक ये गिवन है और एक ये गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, दोनों में लिख लेते हैं हम। CX माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, और दूसरा है आपका 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है। और क्या है, कह क्या रहा है कि विल हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन का आपको केस पता है। एक जगह मैं लिख देता हूं कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन के केस क्या होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के जो केस होते हैं वो आपको पता है। A1 बाई A2 इज इक्वल टू होता है B1 बाई B2 इज इक्वल टू होता है C1 बाई C2 के। तो दोनों आप लिख लो। आप पहले इक्वेशन CX माइनस वाई इज इक्वल टू 2 पहला है, और दूसरा है आपका 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो A1 A2 और B1 B2 जो होता है वो सारी चीजें हम लिख लेते हैं इसका। तो देखो इस A1 बाई A2 क्या है आपका, तो आपको पता है कि पहला जो होता है वो A1 होता है, इधर B1 होता है, इधर C1 होता है। सिमिलरली इधर आपका A2 होता है, इधर B2 होता है, इधर C2 होता है। लेकिन ये आपको पता है कि सबको हमें LHS में लाके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है इसे, लेकिन अभी आप उसे इग्नोर कर सकते हो। जैसे 2 को इधर लाके -2 करना पड़ेगा, तब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्म आता है। हम इसे स्किप कर देंगे, इसकी टेंशन यहाँ नहीं लेनी है आपको। तो चलिए इस वाले फॉर्म पे हम बैठाते हैं इधर A1 बाई A2। तो A1 कितना है? A1 है आपका C, देखो यहाँ दिख रहा है, तो ये C है। तो C बाई A2 कितना है आपका? A2 नीचे A1 बाई A2, A1 तो हमने लिख दिया, A2 देखो यहाँ पे 6 है, तो 6 लिख दिया इज इक्वल टू। देखो उसके बाद कौन सा केस यूज करेंगे हम, मार्क कर देता हूँ। देखो दूसरा है B1 बाई B2। तो B1 क्या है, तो जहाँ कुछ नहीं है वहां 1, तो B1 है 1, और B2 कितना है, तो देखो ये साइन के साथ -2 है। तो चीजें दिख रही है आपको। और उसके बाद इधर देखो ये 2 है, C1 बाई C2 इसका केस ले रहे हैं हम, C1 बाई C2। तो ये 2 है और ये 3 है, हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास 3 टोटल केस आ गए, यहाँ से हमें आंसर निकालना है। अब आपको पता है ऐसे केस में आप करते क्या थे, एक बार इसको इससे इक्वेट करते थे। तो क्या लिखे हम कि इफ, यहाँ लिख देता हूँ ब्लैक कलर से, इफ C बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई -2, पहला तो ये केस हुआ, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -2C इज इक्वल टू 6, C इज इक्वल टू 6 बाई -2, कैंसल आउट होके 3, साइन ऊपर चला जाएगा,
तो फाइनली C इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया, C इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। C इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे हमें ये दिख गया कि C की वैल्यू हमारे पास -3 आ गया है। अभी हम एक बार और चेक करेंगे, जब हम अभी कलर बदल के मैं आपको ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, इसी को हम लास्ट से इक्वेट कर देंगे। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई, हमें ये याद रख लेना है कि C की वैल्यू -3 आया है। चलिए, तो अभी हम देखेंगे आगे। इसे मैं हटा देता हूँ कि C इज इक्वल टू -3 आ गया हमारे पास। अभी हमारा जो फाइनल था वो क्या था हमारा इक्वेशन, एक बार देख लेते हैं हम। ये था। तो देखो, इसको C/6 कहीं पे लिख लो आप। C/6 इक्वल टू 2/3। C/6 इज इक्वल टू 2/3। C/6 इज इक्वल टू 2/3। ये है हमारे पास इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आपका 3C इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12। तो कैंसल आउट होके 4, तो C इज इक्वल टू आ गया 4। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि C के हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यू आ गए। हमारे पास कोई एक वैल्यू आना चाहिए था, लेकिन यहाँ C के पास हमारे दो डिफरेंट वैल्यू आ गए। तो दो डिफरेंट वैल्यू आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा नो वैल्यू होगा। अगर एक कोई ऑप्शन होता तो हम उसका आंसर लिख सकते थे। तो हमारे पास यहाँ पे C के कितने कितने आ गए आंसर। एक तो आपका पहले आ गया था -3, दूसरा आ गया 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके दो वैल्यू आ गए, हमें कह रहा था कि इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा C के कौन से वैल्यू के लिए। तो ये दो वैल्यू आने की वजह से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया आपका। तो इसीलिए हमारा जो एक ऑप्शन दिया हुआ है नो वैल्यू, तो मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू काउंट नहीं करा जाएगा जिसके लिए इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो है इसका आंसर आएगा। तो ये आप ध्यान रखना, ये थोड़े डिफरेंट टाइप से इसे फ्रेम करा गया था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे समझो आप, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि AP की वैल्यू बताना है। AP देखो है कहाँ, देखो AP ये है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये हम वैल्यू बताएंगे कैसे। तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा नहीं है, इनकम्प्लीट है। एक्चुअली ये AB जो है ना, ये DC के पैरेलल है। ये आपको लिखा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि ये जो है आपका AB पैरेलल टू CD है, ये वाली और ये वाली पैरेलल है। तो आप सिंपल सी बात देखो यहाँ पे, अगर आप ये छोटा ट्रायंगल लेते हो, ये छोटा और एक ये नीचे वाला छोटा, ये दो छोटे ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए। तो इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या दिख रहा है, एक तो ये एंगल दिख रहा है, अगर ये 1 है और 2 है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिख रहा है। और दूसरा क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए आप, कि अगर आप इसकी बात करो ऐसे और ऐसे इस दोनों ट्रायंगल में, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो देखो ध्यान से, दो पैरेलल लाइन को कोई भी अगर ट्रांसवर्सल कट करता है, या ऐसे समझिए ये जेड वाला जो डिजाइन बनता है उसे ऑल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो हमें दिख गया कि ये दूसरी चीज, अगर मान लो इस एंगल को हम, इस एंगल को 2 मार्क कर देते हैं और इधर वाले को 3 मार्क कर देते हैं, सॉरी 2 ले लिया था तो 3 4 कर दो, आप इसे 3 कर लेते हैं और इसे 4 कर देते हैं। ये मान लो 3 है और ये वाला 4 है, और ये 1 था ये 2 था। तो दो एंगल अगर मिल गए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और दो एंगल मिल गए, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो जब दो ऐसे एंगल मिल जाते हैं तो आप ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। तो एक ट्रायंगल है आपका APB, तो ट्रायंगल APB वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल आपके, दूसरा है आपका कौन सा ट्रायंगल, APB, और दूसरा है आपका CPD। तो CPD ट्रायंगल है, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और रीजन लिख देंगे बाय AA क्राइटेरिया, जब दो एंगल होते हैं। AA AAA दोनों लिख लेते हैं, तो आप देख लेना। तो जब APB और CPD आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया,
तो अब इस जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आपको पता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती है, तो उस प्रोपोर्शनल को अब हम यूज करेंगे। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड प्रोपोर्शनल होती है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी बाय सी डी, देखो ध्यान से, ए बी ये है, ए बी बाय सी डी ये दोनों साइड इक्वल होगा सीपी बाय एपी के। सीपी कहाँ है वो देख लो आप, सीपी बाय एपी के। अगर आप देखिए तो एपी ये है, ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ये देखो, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, मतलब कोई भी साइड को हम कर सकते हैं। और इसका रीजन जो है वैसे तो मैं लिख देता हूँ, टेक्निकली से मत लिखना, क्योंकि जो ट्रायंगल जैसे सीपी सीटी पढ़ते थे वैसे आप दिमाग में रखने के लिए सीपीएसटी रख लो, लिखना मत, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है एनसीईआरटी में। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसका रीजन एक्चुअली ये है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, बस ये याद रखना। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जो है, तो ए बी की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए आप, इधर लिखते हैं, इधर ए बी की वैल्यू क्या है, तो ए बी ऊपर 4 है तो मैं लिखता चल रहा हूँ 4। सी डी कितना है, ये सी डी, तो सी डी नीचे है 6, 4/6 आप देख लेना वीडियो पीछे करके, यही वैल्यू है। और हमें कह रहा है आगे, ये हो गया आपका सीपी, सीपी कितना है, तो सीपी दिया हुआ है आपका, सीपी की वैल्यू बताइए कितना है, इसमें से देख लो आप, सीपी 7.5 है, तो 7.5 है। और क्या है, अपॉन में एपी, और एपी हमें निकालना है तो एपी हम निकाल लेते हैं। अब आपको पता है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कर दो आप, 4AP इज इक्वल टू 6 इंटू 7.5 हो जाएगा। AP इज इक्वल टू, इधर आके अपॉन में सीधा 4 कर देता हूँ, यहाँ से कैंसल आउट कर लेते हैं, अगर इसे हटाएं तो 0, क्या क्या कैंसल आउट हो सकता है ये देख लो आप। ये हो गया आपका कुछ मिस्टेक यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि इसको हमने उल्टा तो नहीं लिख दिया, ये देखिए आप, ए बी बाई सी डी, सी पी बाई ए पी, ये सब तो हम ए पी बाई सी पी तो नहीं हुआ, ट्रायंगल हमने गलत तो नहीं लिया। चलो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, इतनी बात समझने के बाद हमने क्या क्या लिया, ए बी बाई सी डी, मतलब पहले ये ट्रायंगल है फिर ये ट्रायंगल है, और उसके बाद, अच्छा तभी तो गलत लिख लिया ना हमने, ये ट्रायंगल पहले ये वाला यूज हो रहा है तो पहले इसकी साइड लेंगे ना, एपी पहले लेंगे और बाद में फिर सीपी लेंगे, यही उल्टा हो गया था तो सीपी ले लिया, गलत हो गया था, ठीक है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करो, ए बी कितना था 4, सी डी कितना था 6, एपी कितना था, एपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और सीपी क्या है, तो सीपी है आपका 7.5। अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लो, ये आ जाएगा आपका 6, इसे करेंगे तो 6AP इज इक्वल टू 4 इंटू 7.5, इतना आ गया। एपी इधर रख लेंगे आप तो उधर आ गया 4 इंटू 7.5 अपॉन में 6। अब देखिए कैंसल आउट हो रहा है क्या, ये हट के यहाँ 0 आ गया, 4 से ये आ गया 15 में, और 15 से ये 5 बार में, तो आपका एपी जो आ गया वो 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन कौन सा है वो देख लो, 5 है, सी ऑप्शन, तो सी जो है ये राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 4। इसमें क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है जो 180 डिग्री होता है, और उसमें क्या कह रहा है कि लार्जर ऑफ 2 मतलब 2 है, मतलब अगर एक x है तो दूसरा y एंगल है, लेट कर लिया, तो इस दोनों का सम कह रहा है 180 डिग्री है। आपने क्वेश्चंस करे हुए हैं ऐसे लीनियर इक्वेशन, तो लेट कर लो कि ये बिगर है, x को आप बिगर एंगल लेट कर लो और y को स्मॉलर लेट कर लिया हमने, दोनों का सम, तो कह रहा है कि जो बिगर है, देखो यहाँ सप्लीमेंट्री, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ये जो बड़ा एंगल है लार्जर वाला, तो लार्जर ये है x,
ये बड़ा है, कितने डिग्री बड़ा है? 18 डिग्री। मतलब ये हुआ कि बड़े में से छोटे को अगर माइनस कर दूं तो 18 डिग्री का गैप आ जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि लार्जर वाला स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, मतलब इन दोनों को माइनस करने पे 18 डिग्री आ जाएगा। तो क्लियरली यहाँ आपको दो इक्वेशन दिख गया है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। x प्लस वाई एक आ गया 180 क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, और दूसरा है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब चाहो तो यहाँ से आप सीधा यही लिख दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्लियरली दिख रहा है ये प्लस माइनस है तो कैंसल आउट हो गया, इधर बच गया 2x इज इक्वल टू कितना आएगा देखो आप, कुछ 198 आ जाएगा। 2 से कैंसल आउट कर दो, 99 डिग्री आ गया। x इज इक्वल टू 99 डिग्री आ गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप, जैसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप, तो क्या आ जाएगा आपका x माइनस, जो आसान इक्वेशन दिखे उसमें आप कर सकते हो पुट। x की वैल्यू तो 99 है तो यहाँ 99 आ गया, माइनस y की वैल्यू जो है आपका वही है इज इक्वल टू 18। अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है, इधर आप सॉल्व कर लो तो माइनस वाई इधर रख लो, उधर जाके 18 और वो माइनस 19। आप कैसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो 18 इधर ले आना, जो आपको इजी लगे। माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आप देख लेना, 81, तो माइनस का 81, तो y इज इक्वल टू वहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 81 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमें कह रहा था स्मॉलर एंगल जो है, तो दिख रहा होगा आपको कि स्मॉलर एंगल जो है वो कितना होगा। तो देखो बिगर, ये तो बिगर एंगल हो गया, x 99 बड़ा है और 81 छोटा है। सो 81 जो है राइट आंसर होगा इसका। देखो बी ऑप्शन जो है वो राइट है, 81। तो ये थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे भी करके पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर ये। तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। वैसे तो ये आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने दे दिया है, तो इसको मैं वैसे छोड़ ही देता हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस बार है नहीं, इसको बताने का कोई मतलब है नहीं, टाइम खराब होगा। तो इसे आप भूल जाओ, अभी इसकी जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि डेसिमल फॉर्म इसका क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, 5/8 कह रहा है, तो आपको क्या करना है, 8 से 5 को डिवाइड करना है। तो नहीं होगा तो आपको पता है डेसिमल पुट करेंगे 0, तो कितना आएगा आप कर लेना इसे, क्योंकि इसे यहाँ करना टाइम खराब करने जैसा ही है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कर लेना इसको। ये 50 आ गया, 8 6 जा 48, फिर आपका 2 आ गया 0, 8 2 जा कितना आ गया 16, 4 40, 8 5 जा, तो ये आ गया आंसर। कोई है तो ए ऑप्शन जो है यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। 0.625 था ना, तो वो देखो आप 0.625। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन भी दिए होते हैं, कभी कभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करके छोटे और आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका इसका अल्फा बीटा जीरोस है, तो पहले लिख देता हूं मैं। ये जो है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये जो है इसका अल्फा बीटा जीरोस है। तो कह रहा है आप इसकी वैल्यू निकालो, इसकी। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप सबको पता है कि ऐसे काम हम करते कैसे हैं। तो देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अल्फा बीटा लिखा हो, तो अल्फा बीटा तो आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। तो इसकी जगह लिख दूं माइनस बी बाई ए डायरेक्ट, प्लस और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये आपको सी बाई ए होता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट इसकी जगह लिख देंगे सी बाई ए, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल। तो वैल्यू पुट करो इसकी, तो वैल्यू जब पुट करोगे आप तो आपका माइनस बी की वैल्यू क्या है, तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए की वैल्यू 2 है,
तो माइनस बी, तो मतलब माइनस का और बी की वैल्यू 5 है, तो -5 अपॉन में ए है आपका 2, तो ये 2 लिख दिया। उसके बाद प्लस फिर ये सी बाय ए करेंगे, तो सी आपका 1 है, सॉरी 1 है अपॉन में, और ए है आपका फिर से 2। तो अब इसे सॉल्व कर लो। यहाँ कर देता हूँ, थोड़े कलर बदल देता हूँ इस कलर से। -5/2 प्लस 1/2, इसे सॉल्व कर लो। एलसीएम विल बी 2, ऊपर आ गया -5 + 1, तो सॉल्व करके आपको आ जाएगा माइनस का 4/2 कैंसल आउट होके -2। सो आंसर आपका -2 आ गया। तो आपको क्लियरली दिख रहा है इसका ए पार्ट जो है वो आंसर है -2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि -2 जो है इसका राइट आंसर है ए पार्ट। नेक्स्ट चलिए आप अटेम्प्ट कैसे करोगे वो सीखते रहिए। यहाँ कह रहा है आपको इन मेकिंग 1000 रेवोल्यूशन अ व्हील कवर्स 88 किलोमीटर। मतलब ये जो है ना, ये ऐसे एक व्हील घूमता है और ऐसे एक राउंड घूमा, ऐसे करके कितने राउंड घूमा, 1000 राउंड। 1000 राउंड जब घूमा तो वो 88 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये तो क्लियर आपको पता है कि अगर 88 किलोमीटर है, 88 किलोमीटर है, इसे आप मीटर में बनाओगे तो 80, क्योंकि आंसर मीटर में है, तो 88 इंटू 1000 करते ही ये मीटर में बदल जाएगा। तो मतलब टोटल 88,000 मीटर आपका जो है डिस्टेंस निकल के आ गया। अब आता है कि टोटल डिस्टेंस ये घूम घूम के कितनी बार कितना मीटर करता है, 88,000 मीटर। कह रहे द डायमीटर ऑफ व्हील क्या होगा। तो बस करते हैं, देखो इधर ध्यान से कि आपको देखो टोटल डिस्टेंस जो था, टोटल डिस्टेंस वो था आपका 88,000 मीटर। और वो कितना रिवॉल्यूशन लगा रहा था, रिवॉल्यूशन था टोटल 1000। तो 1000 में इतना था, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना होगा तो हम निकाल लेंगे कि अगर एक बार घूमेगा तो कितना, तो डिस्टेंस n 1 राउंड या 1 रिवॉल्यूशन जो भी लिखना चाहे, तो सिंपल टोटल डिस्टेंस जो है आपका उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो एक राउंड का आपको आ गया 88 मीटर जो है, वो एक राउंड आने पे 88 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और आपको क्लियरली पता है कि एक राउंड मतलब होता है, एक राउंड ये जो होता है उसे कहते हैं 2πr। तो क्लियरली है आपको, मतलब 2πr इज इक्वल टू 88, और यहाँ से रेडियस आपका निकल जाएगा। तो 2 इंटू पाई, पाई में है आंसर, पाई में नहीं है तो हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो बाय डिफॉल्ट लेते हैं 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। आपको इसको सॉल्व कर लो, आर इधर रख लो, 88 जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है, तो 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, और जो नीचे 7 है वो ऊपर चला जाता है। ये आपको आता है, आप कर लेना। देखो ये 4 टाइम्स में गया, मैं कलर बदल के कट कर रहा हूँ, ये 4 टाइम्स में ये गया, 2 से ये 2 टाइम्स गया, तो 7 इंटू 2 रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन हमें कह रहा था यहाँ पे इसकी डायमीटर बताने को, तो आप रेडियस याद रखना 14 आया है, हमें डायमीटर कह रहा है। तो अगर रेडियस 14 है तो डायमीटर जो है इसका डबल होता है, ट्वाइस, तो मतलब 2 इंटू 14 28। तो 28 मीटर बी पार्ट है, तो बी पार्ट इज योर राइट आंसर। तो आप समझ पा रहे होंगे, तो इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है आपको कि व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 3 जो है वो जीरो है। जीरो मतलब कि अगर आप इसमें 3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये आपका फैक्टर 3 जो है एक जीरो है। तो आपको पता है, ध्यान से समझिए आप, कि अगर आप ध्यान से देखना आप, कि अगर मैं आप जैसे कोई फैक्टर आप निकाल, जैसे x इज इक्वल टू 3 है, या प्रॉपर समझिए आप, जैसे आपने क्या किया
एक कोई इक्वेशन लेट कर लो कि कोई इक्वेशन आपने लेट कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आपने देखा मान लो ये ऐसा लिखा, इसको जब सॉल्व करते हैं तो एंड में कुछ ऐसा आता है, लेट कर रहा हूँ मैं, लेट, ये आएगा नहीं ऐसा, मान लो ऐसा आ गया, ये 8 है, तो आप क्या करते हो, जो x की वैल्यू आएगी, जो प्लस है उसमें माइनस का आ जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस का आ जाएगा, ये 8 है तो ये प्लस का आ जाएगा। ये पता है आपको कि जो प्लस होता है वो माइनस में आती है x की वैल्यू, जो माइनस होता है वो प्लस में आता है। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि x जो है, x की वैल्यू -3 है, तो -3 एक जीरोज है, जब वो फैक्टर के साथ देखो इधर x के साथ आता है तो x +3 बन जाता है, मतलब x इज इक्वल टू जो -3 है वो इधर आके +3 हो जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। तो देखो इधर 3 एक 0 है, मतलब x इज इक्वल टू 3 है, तो इधर आएगा तो x -3 एक फैक्टर हो जाएगा इसका। ये फैक्टर थ्योरम है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब सीधी सी बात है कि जो आपका जीरोस है ना उसको इधर ले आइए, वो फैक्टर हो गया, और इससे कर दो डिवाइड, किसको, इसको, x² + 5x + 4। देखो इधर ऊपर x आएगा, ये x² हो जाएगा, -3x² इधर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा अलग करके लिख देते हैं, थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, x², उसके बाद क्या है, x² -5x + 4, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x -3 से, तो हमारा x से करेंगे हम, तो x ऊपर आएगा तो ये आपका x² आ गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ गया। आप देख लेना करके क्योंकि ये आपको आता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन बदलेंगे आप, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये कैंसल आउट, इधर आपका हो गया -3 + 5 तो माइनस का 2x + 4। अब आपको पता है ऊपर -2 से जाएगा ये, तो -2x और माइनस माइनस +6, ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ आपका -2 बचेगा। तो आप एक चीज याद रखना, जहां भी शुड बी एडेड आए ना, तो ऐड के केस में आप क्या करना, ध्यान रखना, आप ऐड वाले जब आए शुड बी एडेड, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आए, यहाँ रिमाइंडर क्या आया -2, और पूछा जाए ऐड वाले क्वेश्चन, तो आप सीधा इसका साइन चेंज कर देना, साइन चेंज कर दो, तो कितना आ गया, -2 के बदले +2, सो आंसर इज +2। तो आंसर क्या लिखेंगे, +2, उसका साइन जो बदल के आएगा, तो देखो +2 जो है, +2 इसमें है बी पार्ट में, सो बी इज योर राइट आंसर। तो आप याद रखेंगे कि ऐड वाले में साइन बदल देना है आप। चलिए, तो 9 हमने क्वेश्चन कर लिए, 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये देखिए आप, इसमें कह रहा है आपको कि AED और ABC, AED ये है और ABC, अच्छा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो ना, ऑर्डर ध्यान से देखो, AED, देखो A इधर से ED, मतलब ऐसे ऑर्डर में ट्राइंगल अपना चला है, पहले ये है ये वाला AED, और दूसरा क्या कह रहा है आपको, ABC, ABC, अब ये उल्टे ऑर्डर में देखो, ABC इधर से जा रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कर रहा है, मतलब AED जो है जिधर से पहले बोला जा रहा है उधर से चलेंगे, तो AE पहले आया है और इधर AB पहले आया है, ये वाला, मतलब ये जब सिमिलर दिया हुआ है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, ये तो हमें पता ही है। तो चलिए, हमारा जो ट्राइंगल है AE और ABC, तो देखो AED ये ट्राइंगल है और ABC बड़ा ट्राइंगल है, लेकिन क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है तो हमारा पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब AE बाय ये साइड किसके प्रोपोर्शनल है, इसके AB के, सॉरी AB के, हाँ ये है। और आप बोलोगे अगर AE लिया है तो AC लेना चाहिए ना, ये तब लेते जब ऑर्डर क्या होता, AED ना लिख के ADE लिखा होता, ADE सेम ऑर्डर, तो हम करते ये। तो ये आप दिमाग लगाना इन बातों का, तो एक दूसरे तरफ से है, एक दूसरे तरफ से है, तो ये याद रखना। तो AE जो है, AE अपॉन में AB आएगा, और इक्वल में दूसरा आपका DE अपॉन BC आ जाएगा। ये याद रखना कि छोटा ट्रायंगल पहले तो छोटे ट्रायंगल के ही साइड लेंगे,
तो ये BC आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो। AE कितना है 12, AB कितना है, AB टोटल AB आपका देखो ये 16 है और ये 14 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 प्लस 14, 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा 30, तो 30 आ गया आपका, ये 30 आ गया। AB कलर बदल देता हूँ, AB जो है 30 आ गया। DE कितना है, DE फाइंड करना है आपको, तो DE ऐसे रहेगा। BC कितना है, तो BC आपको गिवन है क्या, देख लो यहाँ दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन में आप खुद देख लेना। तो इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, या मुझे थोड़ा क्वेश्चन से मैं बता देता हूँ, ये आप चेक कर लेना। ये आपका DE जो है 84 है, 84 अब कर लेना कैलकुलेट, या एक बार थोड़ा सा रब कर देता हूँ और इसके कौन ले 84 नहीं 14 है यार, सॉरी, अभी तो काम खराब हो जाता है अपना। तो एक स्टेप चलते हैं पीछे, थोड़ा इसको भी मिटा देते हैं, 14 है 84 नहीं, तो ये आपका 14 है, तो 14 कर देते हैं हम, ये तो काम खराब हो जाता। चलो ये 14 आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 30 DE इज इक्वल टू 12 इंटू 14। DE इधर रख लो, उधर जाके 12 इंटू 14 अपॉन में 30 आ गया। इसको कैंसल आउट कर लेना आप, कितने कितने से जाएगा, 2 से 7, 2 से 15, 3 से 5, 3 से 4, तो फाइनली क्या बना, DE इज इक्वल टू 4 इंटू 7 अपॉन में 5, तो 28/5 जो भी आएगा, ये 5 है, तो ये आएगा आपको 5 5 जा 25, 3 5.6, तो 5.6 इसका जो है वो राइट आंसर है, और वो ऑप्शन कौन सा है, B 5.6 दिखा देता हूँ मैं, देखो 5.6 ये, तो B इज योर राइट आंसर। तो ऐसे करके आप इसे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली है, ऑर्डर ध्यान रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है 11 में, अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल, एक बैग के अंदर में 4 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है, कह रहा है बॉल इज टेकन आउट ऑफ द रैंडम, बैग से निकाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। तो ये तो बड़ा सिंपल है, क्या होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्या होगा उसका फेवरेबल, ब्लैक तो 6 है तो 6 ऊपर लिख दो, एंड टोटल आउटकम जो है वो 6 एंड 4, टोटल बैग में कितने 10 बॉल है, कैंसल आउट कर दो, ये तो बड़ा सिंपल था, फिर भी पूछ लिया, तो 3/5 इज योर राइट आंसर, तो ये बड़ा सिंपल था 3/5, बी पार्ट जो है उसमें 3/5, ये आंसर होगा आपका बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है कि अगर दो नंबर का डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये बड़ा सिंपल है, आपको पता है, जब दो नंबर हो और उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, तो ये वैसे तो भूल सकते हैं आप, तो ये याद रखना, जब दो नंबर का कॉमन फैक्टर एक ही 1 के अलावा कोई नहीं हो, दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, मतलब डी इज योर राइट आंसर। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें कभी कभी वैल्यू नहीं याद रहे तो आपसे गलती भी हो जाती है। तो 12 हमने कर लिया, अभी हम करते हैं 13। 13 देखिए आप, 13 देखो आप, 13 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर स्क्वायर का एरिया क्या होगा, मतलब इसके अंदर अगर एक स्क्वायर बनाओ तो उसका एरिया क्या होगा ये बताना है। कह रहे सर्कल का रेडियस 8 है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, इसका रेडियस 8 है, मतलब देखो ये भी रेडियस होगा, ये सेंटर अगर हुआ तो ये रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक, और इसके दूसरी तरफ अगर आते हो इधर तो ये भी रेडियस होगा, और अगर इन दोनों को देखते हो तो ये कुछ नहीं, ये स्क्वायर का क्या बन गया, स्क्वायर का ये वाली साइड बन गई बिगेस्ट वाली। ध्यान से देखना आप, जो सर्कल का डायमीटर था, ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का डायमीटर है, वही उस स्क्वायर का डायगोनल भी है, जो स्क्वायर बनाया है उसका डायगोनल भी है।
तो हमें क्लियर पता चल गया कि मतलब स्क्वायर का मतलब सर्कल का जो डायमीटर है वो हमारे स्क्वायर का सर्कल का डायमीटर जो है वो हमारे स्क्वायर का डायगोनल है। तो ये हमें पता चल गया। तो बड़ा सिंपल है, देखो तो हमें ये पता चल गया, ध्यान से देखना कि ये जो डायगोनल है ये टोटल हमें 8 सेंटीमीटर दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल जो डायमीटर हो गया वो हो गया 8 + 8 16 सेंटीमीटर का डायमीटर हो। और हमें तो कह रहा है, हमें तो मतलब है इससे तो ध्यान से देखो ये सारे स्क्वायर है तो स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होता है। इसमें से स्क्वायर का अगर मैं सिर्फ आधा पार्ट लूं, इतना ध्यान से देखना, इतना वाला ये वाला पार्ट ले लूं तो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास फिगर, जिसकी ये साइड ए है क्योंकि ऑल साइड इक्वल है तो ए ले लिया। और हमें इसकी लेंथ मिल चुकी है वो है 16। तो पता तो चल गया, यहाँ पाइथागोरस लगा लो आप, h² = p² + b²। तो लगाओ, ये परपेंडिकुलर भी a² है, बेस भी a² है और हाइपोटेन्यूज आपका 16² है। तो ये टोटल कितना आ गया 256। इसको सॉल्व करोगे तो इधर आ गया 2a²। इससे इसको कैंसल आउट कर दो तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 256। इसको कर दो तो कितना आना चाहिए बताओ, 128 आई थिंक सो। इसको कर लेना तो ये आ जाएगा आपका 128। तो a² = 128। अब ध्यान से देखिए हमें निकालना क्या है, हमारे पास आया a²। हमें निकालने को कह रहा था इसमें कि एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ। एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है अगर याद हो फॉर्मूला तो यही तो होता है a²। और a² की वैल्यू हमने ढूंढ लिया है, a² है 128 तो सीधा 128 लिख दो आंसर। तो 128 मीटर सेंटीमीटर आप चेक कर लिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आपको दिख रहा है आंसर है 128। तो ए इज द राइट आंसर। तो ये थोड़ा देख लेंगे, ये आपका टाइम बचा सकता है क्योंकि a² में डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, इफ अ chord of a circle of radius 7 centimeter subtend a right angle at the center, मतलब क्या है कि ध्यान से देखो, कह रहा है एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल बना लेते हैं पहले, पूरा बड़ा सर्कल बनाइए, ये ठीक रहेगा। कह रहा है यहाँ पे अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 7 है, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो एक कॉर्ड है, जैसे मान लो ये एक कॉर्ड है और वो राइट एंगल बना रहा है सेंटर पे। तो देखिए एक कॉर्ड, पहले ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, मान लो कि एक कॉर्ड यहाँ हमने ड्रॉ किया, ध्यान से देखें समझाने के लिए आपको वहां ड्रॉ किया, ये सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक सर्कल के 4 पार्ट में डिवाइड करो तो हर पार्ट 90 बनेगा क्योंकि टोटल 360 होता है, चारों इक्वल पार्ट होते हैं। और जब आप इस एक पार्ट को देखो, ये सारे के सारे कॉर्ड होंगे उसके। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो 90 डिग्री जो एंगल बनाता है वो ऐसे कितने 4 क्वाड्रेंट बना सकता है। तो ये आपको पता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है कि सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 4। किसी एक का एरिया निकालना हो तो सर्कल का ये 1/4 होता है, तो सीधा πr² / 4 करेंगे, एक का एरिया निकल जाएगा। इसमें देखो ऐसा ही कुछ कह रहा है, देन द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो हमें यहाँ माइनर सेगमेंट का एरिया कह रहा है, तो हम तो यहाँ माइनर सेगमेंट में डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हैं, साइन कॉस वाला जो हम लगाते हैं, तो उससे भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक आसान तरीका भी बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो ये आपका ये हो गया और यहाँ कह रहा है आपको कि 90 डिग्री है ये, जैसे मान लो यही बना देता हूँ, ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखिए आप, ये 90 डिग्री है और इसका रेडियस है 7 और 7। तो आपको ये तो पता चल गया, अगर ये मान लो O है, ये A है और ये B है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OA भी तो आराम से निकाल लेंगे आप। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ये निकल गया आपका।
कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो 1/2 इंटू बेस भी इसका 7, हाइट भी 7, तो कितना आ गया? 49/2, 49/2 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया कि ये जो ट्रायंगल देख लो कहाँ है, ये। अगर आप विजुअलाइज करिए आप ध्यान से, तो देखो ध्यान से आप कि आपको पता है कि ये जो है ना, ऐसा जो कंप्लीट पार्ट होता है इसे कहते हैं सेक्टर। थोड़ा आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा ऐसा, इसे कहते हैं सेक्टर। और जब इसमें से ये पार्ट हटा दूं, ये वाला, ये ट्रायंगल वाला पार्ट, ये हटा दूं, तो जो बचा बाकी का, इसे कहते हैं सेगमेंट। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, देखो कैसे, ये याद रखना 49/2, या इसी को मिटा देता हूँ, 49/2। तो अभी क्या करते हैं हम इसमें, ये देखिए आप, देखो हमें क्या करना होता है कि जब भी आपको इसका एरिया निकालना होता है सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब इस टोटल एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो अब टोटल का सेक्टर का एरिया तो हमारे पास है नहीं, तो वो भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर वो कितना आएगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कलर थोड़ा ये लिख लेते हैं। अब देखो, आ जाओ भाई। एरिया ऑफ सेक्टर तो क्या होगा बताओ? θ/360। याद है आपको ये फॉर्मूला? याद है एरिया ऑफ? और दूसरा एक और काम कर सकते हो, ये तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें अभी अभी थीटा की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको क्लियरली बताया है कि ये 1/4 है, ये 1/4 है। तो सिंपल क्या करो, एरिया ऑफ सर्कल या डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर की जगह यहाँ क्वाड्रेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि एक क्वाड्रेंट बना रहा है ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। तो क्या लिखोगे? सीधा सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा आपका सेक्टर का एरिया सीधा। अब πr²/4 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो ये तो पाई है आपका 22/7, ये ले लो आप, और इधर आपका आ गया। तो आप इसको अभी 49/2 आ गया था आपका। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो इसको आपका आ जाएगा 1/पाई आ गया 22/7 इंटू रेडियस है आपका 7 इंटू 7 और अपॉन में 4। 7 से 7 कैंसल आउट और कुछ कैंसल आउट होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा आपका? 22 इंटू 7, तो ये चला गया आपका, कैंसल आउट हो गया, और अपॉन में 4 बचा हुआ है आपका। तो ये आपका हो जाएगा 2 से 11, 2 से 2, तो 77/2, 77/2। तो ये अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 36 पॉइंट समथिंग। आप इसे कैलकुलेट कर लो, मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, 36.75। तो ये आ जाएगा आपका, मैं इसको लिख दिया है, आप एग्जैक्ट कर लेना। तो हमारे पास क्या क्या आ गया देखो ध्यान से। हमारे पास 36 पॉइंट, एक तो आ गया 75, ये आ गया हमारे पास। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, और उसमें से हमने माइनस क्या कर देना है आपको, जो उसका आया था हमारा ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो अप्रॉक्स आपका 24.5 के आसपास, क्योंकि वो कितना आया था आपका 49/2 आया था, तो ये बनेगा। और इसके साथ हमने अभी पाई की वैल्यू तो हमारी है ही, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, पाई लगा देता हूँ। अब ये कैलकुलेशन है, आप कर लेना, मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो लगभग 13.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आप कर लेना ये वाला। ये क्वेश्चन जो है ना, ध्यान से इसलिए करना ज़रूरी है, ये तो चलो कैलकुलेट करके मैंने यहाँ आपको बता रखा है, लेकिन आपको ये लाना जो है ना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर जो है सी पार्ट है, इसका आप प्रॉपर कैलकुलेशन करना, तभी आपको ये चीजें क्लियर होगी।
चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कह रहा है ध्यान से देखो, ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 2, सी ए इतना है, और डी एफ और ए बी सी जो है तो बना लेते हैं। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा जो है डी ई एफ है, ये डी ई एफ है, और ये दोनों के दोनों सिमिलर है, और इनके साइड्स लिख लेते हैं हम। ये 3 है, ये 2 है, ये 2.5 है, देख के लिख ले रहा हूँ, ये 4 है, और आपको वैल्यू कह रहा है निकालने को कि पेरीमीटर बताना है डी ई एफ का, कि दूसरे वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ कितना हो। तो पहले तो साइड निकल जाए, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है तो आपको पता है कि क्या लिख सकते हैं, साइड प्रोपोर्शनल होते हैं इनके। तो साइड प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दिस अपॉन दिस, क्योंकि पहले डी ई एफ लिखा हुआ है तो पहले डी ई एफ की साइड लेंगे हम। तो डी ई यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख रहा हूँ, डी ई अपॉन में ये साइड इसके ए बी के, डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, उसके बाद कौन सी साइड लोगे, तीनों साइड जो है, क्योंकि ये वो है सिमिलर है, तो ये जो ई एफ है, कलर बदल देता हूँ थोड़ा, ई एफ ये इसके होगा, ई एफ अपॉन में बी सी के रहेगा, और तीसरी वाली है डी एफ, तो जो डी एफ है वो आपके ए सी के रहेगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो एक एक करके, डी कितनी है, तो डी आपको पता नहीं तो डी का डी रहने दो, ए बी कितना है 3 है, ये वैल्यू आप यहाँ से देखो, ई एफ कितनी है ये वाली, ये ई एफ आपकी 4 है, वैल्यू पुट करो। नेक्स्ट आपका बी सी है, बी सी कितना है 2 है, ये आप ध्यान से पुट करो। उसके बाद डी एफ कितना है, तो डी एफ हमें पता नहीं तो डी एफ का डी एफ रहने दो, और ए सी कितना है, ये ए सी, तो ए सी आपका है ए सी देखो 2.5, तो हमने सारी वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ से जो जरूरत की चीजें नहीं थोड़ा मिटाओ, और यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं आपको। चलिए तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर देखो इस दोनों को अगर आप देखते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 2DE इज इक्वल टू 3 4 जा 12, बस इसी दोनों को देखो, अभी इसी दोनों, तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12, कैंसिल आउट हो गए 6, तो DE की वैल्यू आ गई 6। DE कहाँ है, D है ये, तो ये 6 हमने ढूंढ दिया। अब दूसरा केस, अब कौन सा लोगे वो ध्यान से देखना, ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। अभी बाद वाले केस लो आप, ये वाला देखो ध्यान से, कलर बदल रहा हूँ मैं, व्हाइट व्हाइट तो दिखेगा नहीं, ये येलो देख लो आप, ये देखो ये वाला दिखा, ये क्या हो गया भाई, हाँ अच्छा भाई, देखो मैं जो भी बता रहा हूँ वो देखना ध्यान से, ये इस दोनों को अब यूज करो, 4/2 इज इक्वल टू डी एफ बाई 2.5। अब इसको यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो काट दो, 2 से गया, तो डी एफ इज इक्वल टू सीधा आ गया 2 इंटू 2.5, मतलब ये 5 आ गया, तो ये 5 आ गया, तो तीनों साइड मिल गए आपके, ये 6 है, वो 5 है, ये 4 है, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 तीनों साइड में मिल गए, तो कितना आ जाएगा, ये ऐड कर दो 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर इसका जो है पेरीमीटर निकल के आ गया। कहाँ है, 15 सेंटीमीटर है, तो बी इज योर राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो 16 में क्या कह रहा है, 16 में कह रहा है कि दिया हुआ है आपको sec a प्लस 10a, और दूसरा है आपका 1 माइनस साइन a। कह रहा है इसको सॉल्व करके बताओ कि आंसर क्या आएगा, तो करते हैं सॉल्व। तो पहले तो sec a को कहते क्या है, 1/cos, रेसिप्रोकल होता है, पता है आपको। 10 को क्या बोलेंगे, sin/cos, ये सब पता है आपको, सबको sin cos में ले आते हैं, ए लगा देता हूँ इसे, और इधर क्या बनेगा 1 माइनस साइन ए, एज इट इज रहने देंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो आ जाएगा आपका cos है, ऊपर आ जाएगा आपका क्योंकि 1 प्लस साइन ए ही रह जाएगा, और नीचे cos हो गया, और इधर भी 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान से देखो अपॉन में 1 है, कुछ नहीं है,
ऊपर ध्यान से देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ब्लैक कलर देखो, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन a की स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं, साइन स्क्वायर है, और अपॉन में तो कॉस a और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा एज इट इज रहेगा नीचे कॉस a। अब देखो आप 1 इसको जब लिखेंगे आगे तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस ए से स्क्वायर हट गया तो आंसर आ गया कॉस ए, तो इसका आंसर हो गया कॉस ए इज योर राइट आंसर। तो आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है ये कौन सा क्वेश्चन है, आपको 3 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो मैं अभी टोटल सॉल्व नहीं, मैं सीधा आंसर बता दूंगा। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आपको करना कैसे। आप क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, लेट करते थे, अगर याद है तो लेट 1 बाय रिड्यूसिंग वाला जो टर्म था वो था रिड्यूस करने वाला, 1 बाय एक्स प्लस वाई को ए लेट कर लिया एंड 1 बाय एक्स माइनस वाई को बी लेट कर लिया, आपको याद होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3a, वो बन जाएगा 2b इज इक्वल टू 2। ये देखो इक्वेशन बन गया हमारा। इसी तरीके से दूसरा जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, और इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। आप जो है अगर आपको ये क्वेश्चन समझना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको स्पेशली ये वीडियो डाल दूंगा इस टॉपिक का ही बना के कि ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाए। तो आप लोगों ने कर रखा है तो मैंने सिर्फ हिंट कर दिया है इसका कि आप ऐसे करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो बी पार्ट है, आप जब सॉल्व करेंगे तो यही आंसर निकल के आएगा, तो आप देख लेना इसे, राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्योंकि यहाँ मेन मकसद है आपको क्वेश्चन को समझाना, और कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं वैसे भी आप उसको अटेम्प्ट बाद में करें क्योंकि वो आपका टाइम ले जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे एंड में करें। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कह रहा है ध्यान से देखो। कह रहा है आपको कि P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो आपको पता है वैसे कि P प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 के बड़ा और इक्वल हो सकता है, और 1 के छोटा और उसके भी इक्वल हो सकता है, ये याद रखना। 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और उसके बीच में भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन देख लो कौन सा है। तो इसका ऑप्शन 18 का कौन सा है, देखिए बी में यही ऑप्शन है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर इज बी। तो आपको ये क्लियर हो गया। 19 पे चलते हैं। 19 जो है आपको क्लियरली दिख रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका बताना है कि कितने टर्म के बाद टर्मिनेट करेगा। तो बड़ा सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट टर्म में ले आइए आप। तो ये आ गया 7/8, और 7/8 को आप 2 की 3 लिख सकते हैं, पावर करके देख लिया करो। तो इसकी पावर कितनी आ गई, पावर है 3, मतलब ये 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, मतलब ये। तो ये ट्रिक आपको पता है, देख लें, जिन्हें नहीं पता तो ऐसे कर लेना आपको। तो 2 की पावर 3, अगर इसमें कोई डाउट आए तो आप बताना, तो इसकी भी एक स्पेशलाइज्ड वैसे चैनल पे आप देखोगे प्रीवियस वीडियोस में दिख जाएगी आपको ये। तो 3 डेसिमल प्लेस जो है, क्योंकि इसकी पावर 3 है, क्योंकि 8 को आप 2 की पावर 3 लिखोगे ना, तो ये पावर देखना है बस। तो 3 डेसिमल प्लेस मतलब बी इज योर राइट पार्ट आंसर का। तो ये हो गया। उसके बाद 20 देखिए आप। 20 क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 120। अब देखो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हटा ही दो, ये इन्होंने डाल दिया है। ये वाला एंगल जो है ना, ये आपको नहीं आ रहा है, तो इसको हम अभी इस पे टाइम खराब नहीं करते हैं। चलिए, इन्होंने डाल रखा है 21 को देखो आप। 21 में क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो बड़ा सिंपल है, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस करे हुए हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, ये है, लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो हमें निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा है, सॉरी, तो बीटा लिख देता हूँ, ये जो है
बीटा, अल्फा और बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। तो आपको यहाँ पे a प्लस बी की होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, मैं सीधा लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब क्योंकि देखो हमारे पास रिलेशन जो होते हैं सम ऑफ द जीरो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है और अल्फा इंटू बीटा वो सी बाय ए होता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ एक स्क्वायर का फॉर्म आ गया है। तो यहाँ एक चीज समझ लो, आपने एक और फॉर्मूला देखा होगा कि अल्फा ए लिख लो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा। तो सेम चीज हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। आप लोग ऐसा क्यों लगाएंगे, थोड़ा आसान पड़ेगा आपको सॉल्व करना, इसीलिए। तो अल्फा प्लस बीटा ऐसे रखा और इसकी जगह बस इतने की जगह ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये बात। तो क्या लिखे हैं, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या बनेगा, ये तो अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा, ये जो है अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर हो गया और माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 1 अल्फा बीटा, तो माइनस 3 अल्फा बीटा हो गया। अब यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं। चलो वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू क्या क्या आएगा बताओ। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है, माइनस बी बाय। इस इक्वेशन से देखो, ए है 1, ये बी है आपका -6 और ये सी है आपका 8, तो वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा होता है, एक बार ऊपर लिखते हैं, इसको इतना मिटा देता हूँ मैं। तो चलो अब इसको मिटाते हैं इधर और यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं आपको, इतनी बात तो समझ ही गया। चलो मिट जाओ भाई, क्या हो गया। चलिए देखिए आप, तो इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, जो भी आएगा उसकी स्क्वायर कर देंगे, -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा सी बाय, बस वैल्यू पुट कर दो आप, माइनस बी बाय। अब यहाँ देखो इधर माइनस बी बाय, आप ये देख लेना, मैं इधर इस तरफ ले जा रहा हूँ, तो माइनस बी बाय, तो पहला वाला जो वैल्यू है वो आएगा माइनस बी है आपका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/1 आ जाएगा, तो 6 ही हो गया। फिर ब्रैकेट में माइनस की स्क्वायर, यहाँ देखो आप, मैं मार्क कर रहा हूँ येलो कलर से, ये देखो माइनस की स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और b बाय ए क्या होगा, b बाय, यहाँ लिख देता हूँ, देखो b बाय ए, तो b बाय ए, b है आपका -6 और a है 1, इसकी स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, सीधा मैं 36 लिख देता हूँ, ज्यादा इसमें आगे कुछ नहीं करते, तो 36 आ गया। और क्या आएगा, 36 के बाद -3 इंटू अल्फा सी बाय, तो सी है आपका 8, तो 8 हो गया, तो कर लो, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, सब ऐसे ही आ गए 6, तो 36 माइनस 24, अब वैल्यू पुट कर लेना बस, कितना आएगा, 36 माइनस 24, ये आएगा आपका 12, तो कुछ 72 इज राइट आंसर, 72 जो है वो राइट आंसर, जैसे भी कैलकुलेट करें आप देख लेना। 72 देखो ऑप्शन है कोई, तो यस बी वाला जो पार्ट है 72, ये आंसर 21 का। तो आपको समझ में आ रही है बातें। 22 देखिए आप, 22 फिर से इसमें क्या कह रहा है कि ये आपको रेशियो वाला क्वेश्चन है कि आपके ऑलरेडी ट्रायंगल के रेशियोज कुछ गिवन है। अब क्या गिवन है वो देखो, कह रहा है कि DE अपॉन BC, ये जो है 3/5 है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि कहाँ गया, और BECD एक ट्रेपीजियम है। तो बड़ा सिंपल है, एक बार बना देता हूँ मैं ट्रायंगल। जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये हो गया आपका, D इज अ पॉइंट ऑन साइड AB, जैसे मान लो ये ABC है
कह रहा है डी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, इस लाइन को ज्वाइन कर दो तो देखो ये एक ट्रेपीजियम बन गया नीचे, ये एक ट्रेपीजियम बन गया, दिख गया। और क्या दिया हुआ है, डीई बाई बी सी, डीई बाई बी सी जो है ये 3/5 है, ये दिया हुआ ये और ये, तो हो तो गया सिंपल। आपको कह रहा है एरिया का निकालो रेशियो, तो आपको पता है एरिया थ्योरम क्या कहता है, वैसे थ्योरम प्रूव करने को नहीं आ रहा है, बस ये ध्यान। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या है आपका, एरिया ऑफ एडीई और दूसरा एबीसी ले लो, एक छोटा ट्रायंगल ले लो और एक बड़ा ट्रायंगल ले लो एबीसी, तो इन दोनों की साइड का स्क्वायर होता है एरिया थ्योरम, डीई आपको एरिया थ्योरम। अब इसके लिए जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट तो बता नहीं सकता, मुझे पता है कि आप ये कर चुके हो, इसलिए डायरेक्ट ही बताना, क्योंकि पूरा पेपर डिस्कस करना है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। इन दोनों के साइड का जो है उसकी स्क्वायर, क्योंकि यही होता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो बस हो गया। ये कितना है टोटल, ये था 3/5, ये साइड जो गिवन है ये वैल्यू गिवन है 3/5, तो 3/5 की स्क्वायर कर देंगे हम, तो 9/25 आ गया। तो हमारा आंसर क्या कह रहा है, तो ये हो गया 9/25, मतलब छोटा जो है वो 9 है, बड़ा जो है वो 25 है। लेकिन हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अभी मैं इसे मिटा देता हूँ। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए आप, ये तो 9 हुआ और बड़ा ट्रायंगल जो है वो 25 है, तो ये छोटा अंदर वाला कितना हो गया, तो सिंपल है, 25 में से 9 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, बोलो आप लोग, 16 आ गया, 16 सेंटीमीटर, सॉरी ओनली 16 ना, तो जो भी एरिया आएगा मीटर सेंटीमीटर में, तो ये आ गया आपका 16, तो हमें ये दिख गया कि ये 16 पार्ट है। तो अब आपको क्लियर मिल गया आंसर कि हमें कह रहा है कि एडी, एडी कौन सा था, छोटा ट्रायंगल एडी, ये छोटा था तो छोटा 9 पार्ट था, और ये जो था वो 16 पार्ट था, तो 9:16, डी इज योर राइट आंसर। तो डी पार्ट जो है वो आपका आंसर। अगर आप चैप्टर ये क्लियर होगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे, नहीं तो एक बार आप चैप्टर को थोड़ा क्लियर करिए तो और ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है कुछ ट्रिकी भी होते हैं, कुछ टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो दोनों पे आपको फोकस करना है, और जो आसान है उसको एक नजर में पहले कर जाइए आप। ये आपको क्लियरली दिख रहा है, ये एक फॉर्म है, ये क्या है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ऐसे टर्म जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं, उसे आप कहते हैं इरेशनल नंबर। बी इज योर राइट आंसर। तो इसमें कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट वन जो है, एक बार में आप इसे समझ गए, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप वन साइड में भी देख के बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या कह रहा है, आप देखो, 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है, 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4, और आपको कह रहा है वैल्यू किसका निकालना है, 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, 3 cos थीटा अपॉन में 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए आप, और आपको दिया किसकी वैल्यू है, 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो देखो ध्यान से आप, अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 24 कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से देखिए आप, हमारे पास यहाँ से हम 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 4 और ये 7 नीचे आ जाएगा, तो 10 की वैल्यू आ गई। अब ये सारे टर्म को हम 10 के टर्म में अगर लाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, 10 होता क्या है, अगर ध्यान से देखो तो साइन बाई कॉस होता है, तो हमें दिख रहा है यहाँ साइन तो है लेकिन कॉस नहीं है, तो सबको कॉस से डिवाइड कर देंगे आप सबको, क्या बन जाएगा, 7 इंटू साइन बाई कॉस, ये बन जाएगा माइनस 3 कॉस, ये क्या हो रहा है भाई, पीछे आ जाओ,
ये आ जाएगा 3 कॉस, इसको भी कॉस से डिवाइड, हर किसी को ऊपर नीचे सब जगह हमने कॉस से डिवाइड करना है, क्योंकि साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, तो 10 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो सबको जहां भी करेंगे सबको करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड। देखिए आप इधर ये तो कैंसल आउट हो गया सीधा, और साइन बाई कॉस 10 होता है, तो यहाँ हम क्या लिखें, इधर देखो, इधर 7 tan थीटा हो गया, और ये तो -3 बचेगा, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं। नीचे उसी तरीके से 7 tan थीटा बचेगा, और माइनस का सॉरी प्लस है, नीचे प्लस है, +3 बचेगा। तो बड़ा सिंपल है ना, देखो अब ध्यान से, ये 10 की वैल्यू हमें पहले से पता है, 10 की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। आप क्या करोगे, यहाँ कर दो 7 इंटू 10, ये जो है 10 की वैल्यू निकला हुआ है, देखो इधर इधर जहाँ एरो लगा है, 4/7, 4/7 माइनस का 3 अपॉन 7 इंटू यहाँ भी 4/7 प्लस का 3, 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, ऊपर बच गया आपके पास 4-3, नीचे बच गया 4+3, तो फाइनली 1/7 इज योर आंसर। 1/7 बी पार्ट में है, तो बी पार्ट इज योर राइट आंसर। इसे मिटा रहा हूं मैं, देखो बी पार्ट में 1/7, ये थोड़ा आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि दूसरे तरीके से करोगे एक एक करके पाइथागोरस से वैल्यू निकाल के, तो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखिए आप, अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है आपका 25। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप, कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -6। ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू 0, अगर आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो आप, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू आपको कह रहा है y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -6। देखो y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब, y 0 कहाँ होता है, यहाँ पे, यहाँ पे y 0 होता है। तो एक तो आपका यही हो गया x वाली लाइन, यहाँ पे y मान लो 0 हो। दूसरा है y इज इक्वल टू -6, तो मान लो अगर -6 कहीं आएगा तो यहाँ कहीं आएगा नीचे -6, तो ये लाइन हुई। तो अब ये दोनों के दोनों लाइन देखो, तो ये क्या है, दोनों के दोनों पैरेलल है। y इज इक्वल टू 0 की ये लाइन है, और आपको y इज इक्वल टू -6 की ये लाइन है, और ये दोनों के दोनों पैरेलल है। तो जब पैरेलल लाइन होती है तो नो सॉल्यूशन होता है, ये आपको पता है, तो मतलब इसका आंसर जो है नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है सही से। नेक्स्ट है आपका, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, एक सेकंड। चलिए अब क्वेश्चन हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, इसका देखो 26। तो 26 में क्या आ रहा है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, और ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मतलब ये और ये साइड इक्वल है, ये ए है तो ये भी ए होगा। तो एक चीज तो ये समझ लो, अगर ये साइड ए है और ये है, तो पाइथागोरस से ये √2a निकल जाएगा, मतलब ये √2a निकल जाएगा। ये आप निकाल लेना पाइथागोरस लगा के, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे आप, इसमें क्या रहा है आपको फाइंड आउट करने को, ये तो बेसिक चीजें हमने समझ ली। कह रहा है 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये और इधर भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे। और क्या कह रहा है, कह रहा है ACE जो है उसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ACE ये वाला 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कह रहा है नीचे वाला BCD का बताओ। तो सिंपल है, आपको यहाँ समझ में इतनी बात तो आ ही गई है कि यहाँ सिमिलर करने का कोई चक्कर है। तो देखो दो के दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये और ये नीचे वाले दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और जब सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, ये आपको पता है। और एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए आप सिंपल सा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इसमें एरिया थ्योरम लगा देंगे,
और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का उसको क्या कर देंगे हम, रेशियो कर देंगे। उसका रेशियो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका जैसे मान लो इसकी साइड बड़े वाले की AC ले लो और उधर वाले की BC ले लो, छोटे वाले की। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। AC कितना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AC तो 20 है, तो 20 लिख लो। BCD का हमें निकालना है एरिया, तो ये ऐसे रहेगा इक्वल टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है वो वैल्यू पुट कर दो। AC स्क्वायर कितना है, तो AC की वैल्यू आपके पास गिवन है क्या, AC की वैल्यू जो है ये हमने निकाला था √2a, √2a, तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी। और BC क्या है, ये और ये तो A है, तो ये A स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे तो √2 की स्क्वायर जो हो जाएगा वो 2a स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में A स्क्वायर, कैंसल आउट, तो ये सिर्फ 2 बचेगा। तो फाइनली क्या बन गया, 20 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये 10 आ जाएगा। तो 10 देखिए आपका A ऑप्शन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, नहीं तो आप कहेंगे आपसे डाउट आ गया। 2 से सीधा यही काट देता हूँ तो सीधा 10 आ गया। तो एरिया ऑफ BCD जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो देखो 10 ये राइट आंसर है। ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना आप, सॉल्व करना जो है, क्योंकि ऐसे टाइप्स आप देखे रहेंगे तो आपके लिए वो इजी पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट भी सिमिलर वाला है, तो ये आप खुद कर लेना, क्योंकि सेम टाइप करना जो है ठीक नहीं है। चलिए तो आप 28 पे आ जाइए। जो टाइप हमने कर लिया है उसको दोबारा नहीं करता हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस कर लेना। 28 कह रहे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इतना एंड इतना का डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस फार्मूला सिंपल लगा देंगे आप, तो लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। देखो एक है आपका AB और दूसरा है आपका -AB, और इन दोनों के बीच का पॉइंट कह रहा है निकालने को। तो आपको क्लियरली पता है इसे x1 y1 कहते हैं, इसे x2 y2 कहेंगे, और ये -a लगा हुआ है, -a दिया तो x2 y2, और यहाँ से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला पता है कि x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर होता है। तो लगाओ वैल्यू, क्या क्या वैल्यू है। तो आपका x2 है -a और x1 है आपका a, तो फॉर्मूला पे बस पुट करो आप, प्लस इसकी वैल्यू पुट करो, y2 है आपका b, y1 है b, ये b, और बीच में माइनस साइन। देखो ये -a -2a हो जाएगा, तो -2a की स्क्वायर, अंडर रूट तो चलता ही रहेगा, प्लस b - b तो 0 हो जाएगा, तो 0 स्क्वायर। देखो तो फाइनली आपको यही आया कि अंडर रूट में 0 तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, -2a की होल स्क्वायर, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर, अंडर रूट आ जाएगा, 4 का अंडर रूट तो 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर का a हो जाएगा। मतलब ऐसा 2 × 2 और a स्क्वायर a × a, हमने स्प्लिट कर दिया, 2 2 का 1 2 बाहर, 2 1 का 1 a बाहर, तो फाइनली 2a इज द डिस्टेंस। तो 2a यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन है 2a, ये तो अब देख लेना, ये आपका आंसर ए पार्ट। इसके बाद 29 पे आइए। इसमें क्या कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो साइन थीटा आपको गिवन है √3/2, तो अभी के को मैं, क्योंकि यहाँ पे के तो आपको लिखना नहीं है, तो आप सीधा P और H वाले फॉर्मूले से यूज कर लेना, कि मतलब एक ट्राइंगल बना लेना, उसका परपेंडिकुलर बाय डिफॉल्ट यही होगा, तो परपेंडिकुलर की जगह √3 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, तो आप इसकी ये साइड निकाल लेना पाइथागोरस से, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो ये शायद आपको 1 आएगा, निकाल लेना पाइथागोरस से। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब आपको ये पाइथागोरस से 1 निकल गया तो तीनों साइड मिल गया। अब आप क्या करो, कॉसेक निकालने को कह रहे हैं। तो कॉसेक क्या होता है भाई, कॉसेक होता है आपका साइन का उल्टा। तो ये √3/2 है, तो 2/√3 हो जाएगा, ये तो पता ही है। और कॉट क्या होता है, कॉट थीटा वैसे आप b/p कहते हैं। तो b कितना है, बेस आपका 1 है,
और p √3 है, तो ये 1/√3 हो गया, तो सीधा वैल्यू है। और इसमें पुट कर दो आप, किस किस की वैल्यू कह रहा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कह रहे हैं निकालने को। कॉसेक आ गया आपका 2/√3 और कॉट आ गया आपका 1/√3। ऐसे करके आप आसानी से कर सकते हो। √3 एलसीएम, ऊपर 3 आ गया तो 3/√3 है, कोई ऑप्शन नहीं है। इसे थोड़ा और फैक्टराइज कर लो, सॉरी रेशनलाइज कर लो। 3/√3 इंटू √3/√3 आ जाएगा 3√3/3। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखो ये हम कर रहे हैं 29 में देखो ओनली ऑप्शन जो है, हमने कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, ये देख लो 3/√3 तो सही किया हमने। तो 3/√3 को जब हमने सॉल्व किया तो ऑप्शन तो इसमें दिख नहीं रहा है हमारा, 3/√3 देखो कोई ऑप्शन है 3/√3? 29 में 3/√3 तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा ये चेक करिए। 3/√3, अच्छा एक और चीज कर सकते हो ना इसका, 3/√3 आया था ना, तो अगर आप 3 को √3 इंटू √3 भी तो लिख सकते हैं, अपॉन में √3, ये कैंसल आउट, ओनली √3 भी आंसर हो सकता है। तो डी ऑप्शन, तो ये ध्यान रखना आप, कभी कभी आप रेशनलाइज करते हो तो कुछ और आ जाता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अच्छा हाँ, यही आंसर आ रहा था रेशनलाइज करने के बाद भाई, देखो 3/√3, कभी कभी दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो देखो ये तो सही कर रहा था हमने, काटना भूल गए थे, नीचे 3 आ गया कैंसल आउट, तो √3 तो आ रहा था। मैं भी जो है ना, सोचो मैं भी अगर कभी कभी फंस जाता हूँ सिंपल कैलकुलेशन में, तो आपको भी ये ध्यान से करना है। तो डी इज राइट आंसर। अभी आ जाते हैं 30 पे। यहाँ कह रहा है x+2 एक फैक्टर है तो इसका, तो a+b की एक वैल्यू गिवन है 4, तो कह रहा है इसमें से क्या करेक्ट होगा। तो सिंपल है, अगर देखो x+2 एक फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू -2 निकल जाएगी, ये तो सबको पता है। अब इसमें पुट कर दो आप, x² + ax + 2b में ये वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, -2 की स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस 2b, ये आ गया। और ये आपको 0 के इक्वल, क्योंकि ये फैक्टर है, तो ये आ जाएगा 4, ये आएगा -2a + 2b = 0, -2a + 2b = उधर जाके -4। तो हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गया है, -2a + 2b = -4। और देखो एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, यहाँ नीचे लिख दूं या ऊपर लिख देता हूँ, देखो -2a + 2b = -4 है, और एक इक्वेशन a + b = 4 हमें गिवन है, a + b = 4 गिवन है। तो आपको पता है ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हमें इक्वेट करना है, क्योंकि ये a है ऊपर 2a है, इधर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो करो, ऊपर वाला तो सेम रखो आप, नीचे वाला मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 2a + 2b = 8, ये तो कैंसिल आउट हो गया सीधा, 2b 4b = 8 - 4, 4 कैंसिल आउट हो गया 1, तो b की वैल्यू तो 1 आ गया। अब इस b की वैल्यू को पुट कर दो तो a निकल जाएगा किसी भी इक्वेशन में। कहाँ पुट करोगे, इसी में कर लेते हैं, a + b = 4 में a पुट कर दो, तो a ये रहा, b हो गया 1, तो 4 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू 3 आ गया। तो a3 और b1 देखो कौन है, 3 और 1, a3 b1, तो d राइट ऑप्शन है आपका। तो इस तरीके से डी इज योर राइट आंसर। चलिए अब देखिए आप, अभी चलते हैं अगले सेशन में, असर्शन एंड रीजनिंग। ये आपको पता है कि यहाँ स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है देखो ये वाला, ये स्टेटमेंट जो है पढ़ना ज़रूरी है कि ये गिवन है, और रीजन के लिए आर लिखा हुआ है, असर्शन के लिए ए लिखा हुआ है, और ऑप्शंस दिए हुए हैं। और ऑप्शंस क्या है कि ए में कह रहा है दोनों के दोनों करेक्ट हैं, एंड दूसरे में कह रहा है
कि बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। तो आप ये सारी चीजें देख लेंगे। इसमें कह रहा है बोथ करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन, इसमें कह रहा है कि रीजन नहीं करेक्ट है। इसमें कह रहा है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। तो ये सारे ऑप्शंस गिवन है और उसके पैरामीटर पे हमें इन क्वेश्चंस को देखना है। चलिए हम देखते हैं कि इसमें कौन सा फिट बैठेगा। थोड़ा सा ऊपर कर लिया हमने। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम। किसी गेम को विन करने के लिए 0.4 है प्रोबेबिलिटी, तो लूज करने की 0.6 होगी। ये तो क्लियर कट है क्योंकि ये दोनों मिलके 1 हो जाता है। तो यही तो सही इंफॉर्मेशन है। तो मतलब रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी सही है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 32 कह रहा है आपका 32 कह रहा है आपका कि डिनोमिनेटर ऑफ इतना when expressed in p by q फॉर्म। तो चलिए इसका जो है 32, ये 34.12345 ये हो गया। इसको जब डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 पे कितने जीरो, 50 आ जाएंगे। तो 50 हमारा आ गया। तो 50 को अगर आप देखो इसे सॉल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो आप, ऊपर जो है वो तो ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4 5, लेकिन इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसे 2 की 5 इंटू 5 की 5 कर सकते हो। सॉरी 5 की 5, ये 5 है, 2 की 5 और 5 की 5 कर सकते हैं। और जब ऐसा होगा 2 की 5 और 5 की, तो ये हमें यही कह रहा है। पहले ये देख लो, इतना ही होंगे ना, 10 5 टाइम्स, ठीक है करेक्ट। तो यहाँ आ गया आपका डिनोमिनेटर इज फॉर्म टू द पावर, हाँ ठीक है। और इसमें एक चीज और आप ध्यान रख सकते हो कि ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया है। तो ये वैलिड फॉर्म है जो वो कह रहा है। देखो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को, यही कह रहा था कि डिनोमिनेटर जो है इस फॉर्म पे आएगा। तो हमने वो करके देख लिया, इसका डिनोमिनेटर आ रहा था और दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव, दोनों 5 में था पावर। तो हमने देखा कि ये दोनों जो पावर है वो नॉन नेगेटिव, कोई नेगेटिव नहीं है। तो मतलब यहाँ भी क्या है, हमारे दोनों के दोनों जो उसने बोला है वो करेक्ट है। मतलब इसका भी ऑप्शन ए होगा कि ये जो है असर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों करेक्ट। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। अभी देखते हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा 4/3 इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये सही है, क्योंकि अगर आप लिखते हो इसका रीजन, देखो यहाँ इन्होंने क्या लिखा है कि हाइपोटेन्यूज बिगेस्ट साइड होना चाहिए, जबकि साइन थीटा में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, इसकी वैल्यू 4/3 है। परपेंडिकुलर बड़ी साइड है, हाइपोटेन्यूज छोटा कर दिया है। इसका मतलब इसका जो रीजन है हाइपोटेन्यूज बड़ी साइड होती है, ये करेक्ट है। तो मतलब इसका भी ऑप्शन क्या है, इसका भी ऑप्शन ए ही होगा कि ये जो है इनका दोनों के दोनों करेक्ट है। अब उसी तरीके से देखो, मान लो 35 है हमारा। इस 35 में क्या है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, और X की वैल्यू और Y की वैल्यू गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में पुट कर लो आप, क्या है इक्वेशन, 2x प्लस वाई माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर, 2 इंटू एक्स कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है 3, तो 3 प्लस y कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है 1 माइनस क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। तो ये 2 3 6 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 7 और माइनस 3 ये तो 4 आ गया, माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस क्यू स्क्वायर उधर जाके माइनस 4 कैंसल आउट, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू इधर अंडर रूट 4, और आपको पता है प्लस माइनस साइन भी लगाते हैं। तो ये फाइनली आपको निकल के आ गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो प्लस माइनस 4 का हो जाएगा 2। तो Q की वैल्यू आपको प्लस माइनस 2। तो हमने क्या देखा, कह रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन देख लीजिए,
तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये आता है इसको सॉल्व करने पे। तो कह रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो बिल्कुल ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों के दोनों आंसर करेक्ट है, मतलब इसका भी ऑप्शन ए है। तो इस तरीके से आप असर्शन एंड रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाइए आप इसके नीचे, आपको जैसा पता है कि इसके आगे जो 36 से 40 तक जो आप क्वेश्चंस करेंगे वो होगा आपका केस स्टडी। तो इस केस स्टडी को हम देखते हैं, और केस स्टडी आपको पता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, और अगर आप इसे अटेम्प्ट करें तो आसानी से आपके मार्क्स मिल जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा परेशान होना पड़ता है उसके लिए आप। चलिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ ए और बी बताइए। तो बड़ा सिंपल है, पोजीशन ऑफ ए क्या है, देखो एक्स पहले लिखेंगे तो ये 3 है, और वाई बाद में तो 3 5, और बी की पोजीशन क्या है, तो बी की पोजीशन देखो ये यहाँ पे 7 है और इधर 9 है। तो अब देख लो 3 5 7 9, 3 5 7 9, सी पार्ट इज राइट आंसर। तो ऐसे करके आप कर सकते हो 36 का सी पार्ट। अब देखिए 37 कह रहे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालो। तो वही फॉर्मूला लगा दो आप। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या था आपका 3 5 था, ये आपका 7 9 था। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 की होल स्क्वायर, कितना आएगा बताओ। 7 माइनस 3 हो जाएगा 16, 4 स्क्वायर का ये भी आ गया 4, तो 16, तो टोटल अंडर रूट 32। तो देखो अंडर रूट 32 दिया हुआ है, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 38, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है is it possible to place Jaspal in the drill in such a way that he is equidistant from each of the 4 student। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान से देखना कि कुछ करने की जरूरत भी नहीं एक्चुअली। अगर आप देखें ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप, कह रहा है कि मिडल में अगर जसपाल को रख दिया जाए तो एक्चुअली वो कहाँ होगा, वो कह रहा है कि उसका पोजीशन जो है वो कौन सा होगा। तो देखो ये इसको मिलाओ, ये इसको मिलाओ, देखो बीच में ये वाला पोजीशन से वो चारों तरफ इक्वी डिस्टेंट होगा हर तरफ। तो इसका कोऑर्डिनेट ढूंढ लो, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये किसके सामने है, ये देखिए आप ब्लैक कलर, ये 7 के सामने है एक्स पे, और 5 के सामने है वाई पे। तो 7 5 से वो हर तरफ इक्वल डिस्टेंस पे हो। इसको सॉल्व करके मत देखना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो 7 5 कोई ऑप्शन है इसमें, ये देखते हैं 7 5 कोई ऑप्शन है, 7 5 डी ऑप्शन है 7 5। देखिए ध्यान से, तो बिना कुछ करे जो है हमने वो ढूंढ लिया 7 5। तो कभी कभी जो है इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, दिमाग थोड़ा सा लगाइए। अगर प्रॉपर कैलकुलेशन में जाएंगे तो बहुत फंस जाएंगे आप, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये डी इसका आंसर हो गया। अभी देखिए आप क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 39 में कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में क्या डिस्टेंस है, क्वेश्चन को चलो पहले वहां पे पहुंचते हैं, ए और सी के बीच का डिस्टेंस। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि ये उतना ही डिस्टेंस होगा जितना ये यहाँ पे है। यहाँ कहाँ से 3 से लेके, और इधर देखो 3, इधर 11 है, इधर 3 है, तो 3 और 11 के बीच में कितना गैप आएगा 8 का। तो यही इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए। इसकी कोई नीड ही नहीं है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यही दिमाग लगाना है। तो ये कितना हो गया 8 का आ गया आपको गैप, तो 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 8 कोई ऑप्शन है इसमें, तो देखिए 8 है 39 का ए पार्ट। देखो 39 का ए पार्ट 8 यूनिट, मतलब बिना सॉल्यूशन करे हुए जो है आपके आंसर आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद और कौन सा है क्वेश्चन, कौन रह गया आपका, हमने कौन कौन सा कर लिया, 36 37 38 39 कर लिया, 40 कर लेते। 40 में क्या कह रहा है वो देखिए, 40 में कह रहा है आपको पोजीशन ऑफ सी एंड बी। सी और बी कहाँ है उसका पोजीशन देख लो। तो ये तो बड़ा सिंपल है, आप वहां से देख लेना सी और बी का। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ सी और बी, देखो ध्यान से, सी यहाँ है और बी कहाँ है देख लो आप। सी ये रहा,
ये है 11 और 5 सी का, और बी का, अच्छा ऐसा मत करना सी पहले बोला है तो पहले सी का ही बोलेंगे आप। बी है 7 और 9, तो ये देख लो आप 11 5 7 9, 11 5 7 9 आ गया। 11 5 7 9 ये बी पार्ट है इसका, ये आपका बी पार्ट है। तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस समझ लिए। तो आई होप आपको एक बेटर आइडिया मिल गया होगा, एक आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो इसी तरीके से आपको अगली वीडियो जो है एक दो दिन में आ जाएगा, वहां पे आप दूसरा एक सेट पढ़ रहे होंगे जिसमें आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप एक बार बिना मेरी ये चीज़ें मतलब बताई हुई जो चीज़ है उसे बिना देखे हुए आप चाहें तो माई सीबीएसई गाइड से ये चीज़ें डाउनलोड करके और वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।